हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आरजे कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन एंड लाइव क्लास में। वीडियो एंड ऑडियो क्लियर आ रहा है का एक बार बता दीजिए सारे लोग। गुड इवनिंग रागिनी, निशु, अनुज, सबको गुड इवनिंग। हेलो, स्टार्ट हो गई सर क्लास तो। नेहा, अख्तर, सबको गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का साइकेट्री की अंतिम क्लास में। काफी कम लोग आए हैं, सारे लोग रोटी बनाने में बिजी होंगे अभी। कुछ लोग इवनिंग वॉक पे भी गए होंगे अपनी सहेली के साथ। गुड इवनिंग साक्षी, सपना। फोकस कीजिएगा, अगर आपका कोई ग्रुप बना हुआ तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्या पता लोगों को नहीं पता हो क्लास का, तो एक बार मैसेज डाल दीजिएगा क्लास स्टार्ट हो चुकी है। साइकेट्री की सबसे बेहतरीन क्लास में स्टार्ट करते हैं, चलिए। गुड इवनिंग टाइटर, निर्मल, स्वाति, अनु, सबको गुड इवनिंग। अगर आपका कोई ग्रुप है तो एक बार आप बोल दीजिएगा ग्रुप में। मनीष, गुड इवनिंग। आ गए तुम, तुम्हारे बिना क्लास सुनी सुनी लगती है। चलिए, कुछ साइकेट्रिक के डिसऑर्डर्स रहते थे, उनकी बात करेंगे अपन। बात करें सर, सबसे पहले विष्णु बोल रहा है सर मैं रेस्टोरेंट में भाभी के साथ हूं, बट मैं वीडियो देख रहा हूं। बेटा तू डिनर पे फोकस कर ले, भाभी पे फोकस कर ले, पता चले तू क्लास में बिजी है और पीछे कुछ और हो जाए तो तुम अपने डिनर पे फोकस करो। कोई बात नहीं, क्लास कल देख लेना। रामशीला यादव, गुड इवनिंग। पूजा, गुड इवनिंग। चलिए फोकस कीजिएगा सारे लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने आने थे उतने आ गए हैं। 100 बच्चे भी नहीं हुए तो एक बार मैसेज कर दीजिए। मुझे लगता है काफी लोगों को पता नहीं है क्लास के बारे में। चलिए फोकस कीजिएगा। कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं, लाइक 3 मेन डिसऑर्डर्स अपन पढ़ेंगे। एक तो पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद अपन स्लीपिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और कुछ ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, बुलिमिया नर्वोसा क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अपन पढ़ेंगे, तो फोकस के साथ समझेगा। सबसे पहले हेडिंग लगाएं, चाइल्ड साइकेट्री या चाइल्ड मेंटल इलनेस। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी और बच्चों में पाई जाती है वो। चलिए हेडिंग लगाएं, चाइल्ड मेंटल इलनेस। फोकस कीजिएगा। इसके अंदर सबसे जो पहला डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे उसका नाम है मेंटल रिटार्डेशन। बचपन से पढ़ते आए हैं आप और उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो पहला हेडिंग लगाएं, मेंटल रिटार्डेशन। चलिए देखिएगा, मेंटल रिटार्डेशन अपन किसे बोलेंगे। अगर किसी भी बच्चे का या किसी भी इंसान का आईक्यू लेवल 70 से कम है। मैंने बच्चा क्यों बोला, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन का जो इनिशिएशन है वो बचपन से देखा जाता है। कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से, अगर कोई प्री टर्म बेबी है तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। हर एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, प्रीटर्म होना या कोई कार्डियक प्रॉब्लम होना, कुछ भी कारण हो सकता है एमआर होने का। तो एटियोलॉजी पे फोकस नहीं करेंगे हम, अपन बात करेंगे सर मेंटल रिटार्डेशन किसे बोलेंगे। अगर किसी पर्सन का या किसी चाइल्ड का आईक्यू लेस देन 70 आए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, मेंटल रिटार्डेशन। व्हेन द आईक्यू लेवल बिलो 70, व्हेन द आईक्यू लेवल बिलो 70। नेक्स्ट बात करेंगे सर, मेंटल रिटार्डेशन में आपने एक वर्ड यूज लिया है, आईक्यू। नेहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, आपकी भी विश ले ली। नेहा गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग, नेहा गुड इवनिंग। चलिए अब देखिएगा, मैसेज इतने सारे आते हैं, किसी का स्किप हो जाए तो ये ना सोचे कि मैं आपसे नाराज हूं। तुम सब लोगों से बहुत प्यार है मुझे, नहीं हूं मैं किसी से नाराज। अब फोकस कीजिए क्लास पे।
सर मेंटल रिटार्डेशन किसे बोलेंगे अगर किसी भी पर्सन का आईक्यू 70 से कम हो जाए? सर आईक्यू कैसे निकालेंगे अपन? तो बात करें आईक्यू का एक फॉर्मूला है सर, जो मेंटल एज होती है पर्सन की, उस मेंटल एज में उसकी क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है उसकी रियल एज, उससे उसको डिवाइड करके आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर कैसे निकालेंगे आईक्यू? सर जो मेंटल एज आती है इंसान की, उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल एज का भाग देके 100 से गुना करेंगे। सर मेंटल एज कैसे निकालेंगे? देखो क्रोनोलॉजिकल एज तो आपकी जो रियल एज है वही हो गई कि अगर आप 10 साल के तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई 10। तो सर मेंटल एज कैसे निकालेंगे और अपन कैसे पता करेंगे? तो मेंटल एज निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। मेंटल एज में पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा है और आपने उससे 10 साल के बच्चे जैसे क्वेश्चन पुटअप किए, अगर वो जवाब दे देता तो उसका मेंटल एज कितना हो गया? 100 या 10 लिख सकते हैं आप। तो सिंपल सा है, एक पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो अगर 10 साल का बच्चा 10 साल जैसे ही आंसर दे रहा है तो मेंटल एज 10 हो जाएगा और क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 10 सही है, उसको 100 से गुना कर दो तो उसका आईक्यू कितना आ गया? 100। अगर एक 10 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे के आंसर देता है तो आपकी मेंटल एज कितनी हो जाएगी? 9। क्रोनोलॉजिकल एज 10 सही है, आप इसे 100 से गुना कर ले तो कितना आ जाएगा? 90। तो मेंटल एज पता करने का सिंपल सा फॉर्मूला है सर उसकी एज के अकॉर्डिंग हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे और एज के अकॉर्डिंग अगर वो आंसर देता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपन नंबरिंग कर देंगे। बोर्ड में कुछ फीका फीका सा दिख रहा है क्या? थोड़ा ब्राइटनेस किया हुआ है, मैं एक बार देखता हूं, रुको। अभी ठीक होगा, आपको देख लें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा सर, आगे बात करते हैं सर। एज के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन पुटअप किया और मेंटल एज हमने पता कर लिया, तो बात करते हैं सर जो आईक्यू लेवल है। देखो थोड़ा सा मैं मार्कर भी डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बात करें सर जो आईक्यू लेवल है, उस फॉर्मूले को सबसे पहले किसने दिया था? अब देखो, अब सही दिखेगा। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था? तो याद रखें सर, आईक्यू का फॉर्मूला दिया था टर्मन नाम के वैज्ञानिक ने। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया था? सर टर्मन ने। नेक्स्ट बात करें सर, जो मेंटल एज आपने बताई है, उस मेंटल एज को निकालना कैसे है ये सबसे पहले किसने बताया था? तो याद रखें, मेंटल एज वर्ड को एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट बीनेट ने। लिखें, मेंटल एज वर्ड के बारे में किसने बताया था? तो लिखें अल्बर्ट बीनेट लिखें। दोनों सवाल आ सकते हैं। अगर आपसे पूछे आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया था तो आप बोलेंगे टर्मन ने दिया सर। और अगर आपसे पूछे मेंटल एज वर्ड के बारे में किसने बताया, तब आप पूछेंगे अल्बर्ट बीनेट। कोई नहीं, मैंने मार्कर थोड़ा मोटा कर दिया है, अभी आपको सही दिखेगा, दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिएगा सर, अब जो आईक्यू लेवल है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है कि अगर किसी का आईक्यू लेवल इतना होता है तो वो जीनियस है, किसी का इतना होता है तो वो एवरेज है। तो याद रखें, आईक्यू से अपन किसी इंसान के नॉलेज या उस इंसान के इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। तो आईक्यू अगर किसी का 140 से ज्यादा है तो उसको माना जाता है कि ये जीनियस है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू माना जाता है कि वो जीनियस की कैटेगरी में आता है क्योंकि उसका आईक्यू 140 से अबो है। अगर किसी का 120 से 140 आए तो उसको अपन बोलते हैं सुपीरियर, कि ये नॉर्मल से क्या है, थोड़ा सा सुपीरियर है। 120 से 140, 110 से 120 ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, उसको बोलते हैं अबो एवरेज। एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, अबो एवरेज। और अगर 80 से 110 आए तो वो आप सबका मिलेगा, हम सबका जो आईक्यू इसी के बीच में चलता है, उसको बोलते हैं एवरेज।
70 से 80 आए तो उसको बोलेंगे बॉर्डर लाइन। अभी एमआर नहीं बोल सकते, बट ये क्या है, बॉर्डर लाइन है। और 70 से कम को तो हम क्या ही बोल देंगे, एमआर। तो याद रखें 140 से ऊपर है तो वो जीनियस है, 120 से 140 है तो वो सुपीरियर है, देन 110 से 120 अबो एवरेज, 80 से 110। ये सवाल आया हुआ है एवरेज आईक्यू लेवल कितना होता है, तो याद रखिएगा 80 से 110। तो हम सबका ऑलमोस्ट आईक्यू लेवल कितना है, 80 से 110 मिलेगा। लिखें इसको। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, सर मेंटल रिटार्डेशन कितने प्रकार के होते हैं और मेंटल रिटार्डेशन का कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो भी लोग लेट जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, हमने शुरुआत की है मेंटल रिटार्डेशन से। पहला टॉपिक है अपनी पीडियाट्रिक साइकेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका आईक्यू लेवल, व्हेन आईक्यू लेवल बिलो 70 आ जाए तो उसको आप मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। सर मेंटल रिटार्डेशन का जो फॉर्मूला है वो आपने कैसे निकाला आईक्यू, तो सर मेंटल एज में हमने भाग दे दिया क्रोनोलॉजिकल एज का और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर मेंटल एज कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू एज बच्चे से हम या किसी पर्सन से अपन क्वेश्चन पुट अप करेंगे। पहला पेज था। दूसरा पेज हमने बात की थी सर आईक्यू फॉर्मूला किसका माना जाता है, टर्मन का माना जाता है। मेंटल एज वर्ड अल्बर्ट विनेट ने दिया था और उसके बाद में कुछ आईक्यू लेवल, आपका आईक्यू लेवल 140 है। स्वाति ऐसा नहीं है, 140 होता तो मैं यहां नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा सोनम, दूसरा ही पेज है ये। नेक्स्ट देखिएगा मेंटल रिटार्डेशन कितने प्रकार का होता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट लिखे पेज नंबर 3 पे, सर टाइप्स ऑफ एमआर। आप सबने पढ़ा होगा एमआर 4 प्रकार का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। चारों की बात करेंगे तो हेडिंग लगाएं टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। देखिएगा बच्चों सबसे पहला टाइप है जिसको अपन बोलते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। बहुत ही कम एमआर वाला, मतलब मैक्सिमम पेशेंट जो आपको मिलेंगे अपने समाज में वो उसी टाइप के मिलेंगे। बोलते हैं ना थोड़ा सा भोंदू है ये, ऐसा नहीं बोलते, नॉर्मल से थोड़ा सा कम है इसका आईक्यू। तो उस प्रकार के पेशेंट की बात करेंगे, उनको बोलते हैं माइल्ड एमआर। सर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन किसको बोलेंगे, अगर किसी भी पर्सन का आईक्यू 50 से 70 के बीच में हो तो किस में आएगा, माइल्ड एमआर में। सर आईक्यू लेवल कितना से कितना, 50 से 70। और जितने भी केस हैं उसमें मोस्ट कॉमन टाइप यही है, मोस्ट कॉमन टाइप यही है। जितने भी एमआर होते हैं उसमें से 80 से 90% पेशेंट जो होते हैं आपके पास वो सारे माइल्ड एमआर के ही होते हैं। तो याद रखें 80 से 90% केस, अगर 100 पेशेंट को एमआर है तो लगभग 80-90 तो माइल्ड वाले मिलेंगे। जिन पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एजुकेट करना है, आप थोड़ा सा उनको हर चीज के लिए आपको बताना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चीजें सिखानी पड़ेगी, वो सोसाइटी के सारे काम कर देंगे। क्योंकि ये कैसे होते हैं एजुकेबल, ये कैसे हैं सर एजुकेबल होते हैं, लिखें ये कैपेबल होते हैं बेसिक लाइफ जीने के लिए, सोशल स्किल सीखने के लिए। दीज आर कैपेबल टू लर्न सोशल स्किल। ये पर्सन सोशल स्किल को लर्न करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो इस टाइप के एमआर को आप बोलेंगे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। आईक्यू 50 से 70 होगा सर, मोस्ट कॉमन टाइप है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वर्ड को याद रखना, ये कैसे होते हैं, एजुकेबल होते हैं। थोड़ा सा एजुकेशन देके अपन इनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, जितना अपने को एक बेसिक लाइफ जीने के लिए चाहिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इससे थोड़ा सा खतरनाक जिसको अपन बोलेंगे मॉडरेट एमआर, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी भी पर्सन का आईक्यू 35 से 50 के बीच में आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर, मॉडरेट एमआर। और इस टाइप के पेशेंट आपको
10% केसेस में देखने को मिलेगा। जितने भी केसेस होंगे उसमें से 10% कैसे होंगे, मॉडरेट एमआर के। और इन पेशेंट का ट्रीटमेंट आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। उनको सिर्फ आप सिखा के काम चल सकते हैं, एजुकेट करके भी काम कर सकते हैं, इनको आपको खुद को डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो ये कैसे होते हैं सर, ट्रेनेबल होते हैं। इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, ट्रेंड करना पड़ेगा। तो ये सवाल भी आया हुआ है, मॉडरेट वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रेन करना पड़ेगा। और ये बच्चे आपके स्कूल भी ड्रॉप आउट कर देते हैं सेकंड क्लास के बाद। दीज चाइल्ड ड्रॉप आउट स्कूल आफ्टर सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के बाद ये स्कूल जाना करना सब छोड़ देते हैं। लिख लें इसके बारे में सर। दूसरा टाइप है मॉडरेट एमआर, जिनका आईक्यू 35 से 50 होगा, 10% केसेस में देखने को मिलता है। और ये बच्चे ड्रॉप आउट कर देंगे। इनको एक जना चाहिए सुपरविजन के लिए, क्योंकि इनको एक जना हमेशा ट्रेंड के लिए चाहिए। नीड सुपरविजन, ये खुद नहीं कर सकते, इनको आप बताने के बाद ये खुद कर लेंगे, बट इनको सुपरविजन करने की जरूरत है, क्योंकि ये खुद नहीं कर पाएंगे। तो पहला हो गया माइल्ड, उससे थोड़ा सा खतरनाक हो गया मॉडरेट। नेक्स्ट बात करेंगे सीवियर एमआर की। लिख लें, यहां तक लिख लिया तो आंसर कर दें। चलिए टाइप नंबर 3 लिखें, सीवियर एमआर। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। देखिएगा सीवियर एमआर किसको बोलेंगे, अगर किसी भी इंसान या किसी भी चाइल्ड का आईक्यू 20 से 35 के बीच में हो, आईक्यू 20 से 35 के बीच में होगा, उसको अपन बोलेंगे सीवियर एमआर। लगभग 2 से 3% केसेस में यह देखने को मिलेगा, 2 से 3% लोगों में देखने को मिलेगा। देखो माइल्ड वाला था एजुकेबल, मॉडरेट वाला था ट्रेंडेबल, और जो ये वाला पेशेंट है ये होगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है कि इसको हमेशा हर एक काम करने के लिए कोई इंसान चाहिए, वो हमेशा किसी पे डिपेंड होगा। ये पेशेंट कैसा होगा सर, डिपेंडेंट होगा, किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होगा। तो लिखे सर 2 से 3% केसेस में देखने को मिलेगा, आईक्यू 20 से 35 होगा। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 से 3 और 2 से 3, 20 से 35। और इनको डिपेंडेंट होते हैं तो इनको 1% ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा उनके पास में 1% चाहिए, 1% ऑलवेज रिक्वायर्ड। मॉडरेट वाले तो फिर भी सुपरविजन में काम चल जाता, कभी कभार देख लिया उसको तो अभी चल जाएगा, बट ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसको सुपरविजन की जरूरत है हर टाइम, हमेशा एक इंसान पास में चाहिए। और लास्ट जो पेशेंट है ये सबसे खतरनाक, आपको जो रोड साइड में देखने को मिलते हैं कुछ पर्सन जो बहुत टाइम से पड़े हैं, उनको कोई खाना खिलाता है तो खा लेते हैं, नहीं खाना खिलाएंगे तो वो नहीं खाते। उनको आप कुछ ओढ़ाएंगे तो ओढ़ लेंगे, ना उनको सर्दी लगती है ना गर्मी, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा उनका मेंटल रिटार्ड हो चुका है। उसको बोलते हैं प्रोफाउंड एमआर। प्रोफाउंड एमआर, जिनका आईक्यू लेवल कितने से कम होगा सर, आईक्यू बिलो 20 से भी कम होगा। और ये जो परसेंट है वो लेस देन 1% केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। अगर 100 लोगों को एमआर होता है तो किसी एक को प्रोफाउंड वाला एमआर होगा। सर इन पेशेंट को कैसी केयर चाहिए, इनको चाहिए कस्टोइड केयर। कस्टोइड केयर का मतलब होता है लाइफ सेविंग, कस्टडी चाहिए इनको किसी न किसी की, कस्टोडियल केयर चाहिए इनको, या इसको आप बोल सकते हैं लाइफ सेविंग केयर। लाइफ सेविंग केयर।
तो याद रखें एजुकेबल कौन है, ट्रेंडेबल कौन है, और मैं एक बार रिप्रेस कर लेता हूं। देखो एमआर प्रोग्रेस तो नहीं होता है, बट एमआर रिग्रेस भी नहीं होता है। एमआर बहुत रेयरली होता है। जो एजुकेबल होता है वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है, बाकी एमआर ना तो, क्योंकि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से चीजें होती है वो मोस्टली रेयरली वापस पहले जैसी हो सकती है। तो ये रेयरली केसेस में सही होता है पेशेंट। इसका प्रोग्रेशन और प्रोग्रेस तो फिर भी कर सकता है, बट रिग्रेस नहीं होता है। लादू जी ये सिर्फ चौथा पेज है मेरा, तो मान के चले आपका एक पेज हो गया होगा। देखिएगा सर, बात करेंगे सर, 4 टाइप का है, याद रखना है सिंपल सा। आईक्यू किस में कितना होता है, किसको कौन सी केयर चाहिए। माइल्ड एमआर वाले को चाहिए सर एजुकेशन, मॉडरेट वाले को ट्रेंड करना पड़ेगा, सीवियर वाले को आपको डिपेंडेंट चाइल्ड बोलेंगे, आपको हमेशा डिपेंडेंट होगा ही किसी पे, और प्रोफाउंड वाला कुस्टोडियल केयर रिक्वायर्ड, लाइफ सेविंग केयर रिक्वायर्ड है। इसको लिख लें, लाइफ सेविंग केयर रिक्वायर्ड। इसको आप अगर खाना देंगे तो खाएगा, जबरदस्ती देंगे तभी खाएगा। खुद का कोई डिमांड नहीं है, ना कुछ मांगेगा ना कुछ खाएगा, आप सिर्फ देंगे तभी खाएगा। कोई इस पर्सन के जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं होता है। तो ये पहला डिसऑर्डर हो गया जिसका नाम है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट का स्पेशली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट ट्रीट नहीं हो सकते। इनको घर पे रखा जाता है और घर पे ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इन पेशेंट को आप ट्रीट नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इनको और कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, तो एज ए होम इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर है क्या यहां तक? सीवियर एमआर में एक पर्सन रिक्वायर्ड चाहिए फॉर एवरीथिंग, उस पर्सन की केयर करने के लिए, उस पर्सन का ख्याल रखने के लिए। नेक्स्ट पीडियाट्रिक में ही बात करते हैं। डिसऑर्डर होता है नंबर 2, लिखें डिसलेक्सिया। सबसे पहला डिसऑर्डर आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था मेंटल रिटार्डेशन, और दूसरा जो डिसऑर्डर है उसका नाम है डिसलेक्सिया। क्या होता है डिसलेक्सिया? आपने मूवी देखी होगी तारे जमी पे, तारे जमी पे आपने मूवी देखी होगी। उसमें जो लड़का होता है उसको पढ़ाई नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है, बाकी पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, बाकी काम अच्छे होते हैं उसके, नॉर्मल से ज्यादा दिमाग चलता है, पढ़ाई में नहीं चलता है। तो उसको एक प्रकार से क्या बीमारी है? डिसलेक्सिया। सिर्फ और सिर्फ पर्सन को स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। तो लिखें इट इज ए स्पेसिफिक, इट इज स्पेसिफिक स्टडी रिलेटेड डिसऑर्डर। सिर्फ और सिर्फ स्टडी का डिसऑर्डर है, उसको अपन बोलेंगे डिसलेक्सिया। एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं मूवी तारे जमी पे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें तो कोई भी पढ़ाई करने में वो इनेबल रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक और बीमारी है उसका नाम है डिसकैल्कुनिया। सेम इससे मिलता जुलता ही है, तो नेक्स्ट लिखें डिसकैल्कुनिया। क्या होता है डिसकैल्कुनिया? सर सिंपल सा, एक पर्सन से स्टडी तो कर लेगा, स्टडी तो डिसकैल्कुलिया, ठीक है इसको डिसकैल्कुलिया। स्टडी तो सर अच्छे से कर देगा, बट वो चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की, बोलते हैं बाकी सब कुछ ठीक है, गणित को निकाल दो, मैथ को निकाल दो, सिर्फ मैथ नहीं आती, प्लस माइनस नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट में ठीक है। तो लिखें सर इट इज अ स्पेसिफिक, इट इज अ स्पेसिफिक
कैलकुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर, सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स को डिसऑर्डर किस में है? कैलकुलेशन से दिक्कत है। जोड़ बाकी नहीं करेगा, बाकी सब काम कर लेगा। इसमें तो कुछ भी नहीं करेगा, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करेगा। इसमें गणित के अलावा बाकी सब ठीक है। साइंस आ जाएगी, मैथ नहीं आएगी, बस मैथ में पुअर होना। पिक्चर में ईशान सही हो जाता है, वो फिल्म है नेहा, और ये रियलिटी है। एक होता है बच्चों, सेम ऐसा ही है, दोनों लिखे हैं, उसके बाद बात करते हैं। डिस्ग्राफिया आपने सुना होगा, ये बेचारा गणित में भी ठीक है, स्टडी में भी ठीक है, बट ये लिखने में सही नहीं है। डिस्ग्राफिया किसको बोलेंगे? लिखें स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है। लिखें पढ़ने में होशियार है, कैलकुलेशन भी ठीक है, तो लिखें इट इज स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ, इट इज स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग। बस जो उसकी राइटिंग है वो सही नहीं होगी, बाकी सब सही है। ये डॉक्टर की तरह लिखेगा बचपन से ही, कि सिर्फ समझ मेडिकल वाले को ही आता है, या फिर उसको आता है जिसने लिखा है। मेडिकल वाले स्टूडेंट किस में आएंगे? भुवनेश्वरी बोल रहे हैं सर मैं तमिल से हूं, आप एग्जाम्पल कुछ और दें। आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपने नहीं मूवी देखी है तो। आप इतना याद रखें, पढ़ाई में मन नहीं लगना, स्पेशली स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिसलेक्सिया, कोई बात नहीं, हिंदी में वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो। चलिए लिख लिया होगा आपने, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एन्यूरेसिस के बारे में। मिलन बोल रहा है आई सफर्ड फ्रॉम डिसग्राफिया, कोई बात नहीं बच्चे। साकिल कहां गया? उसको भी है डिसग्राफिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 5। नंबर 5 लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एन्यूरेसिस, या इसी को आप बोलते हैं बेड बीटिंग। ये छोटे छोटे डिसऑर्डर्स हैं, इनमें ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, बस पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। देखिएगा, अगर कोई भी बच्चा 5 साल के बाद भी अगर यूरिन बेड में पास करता है तो उसको आप बोलेंगे एन्यूरेसिस। याद रखें, एन्यूरेसिस का मतलब क्या है? आफ्टर द एज ऑफ 5 अगर कोई चाइल्ड बेड में वेटिंग करता है, बेड में यूरिन पास आउट करता है, तो उसको अपन बोलते हैं एन्यूरेसिस। तो लिखें यूरिन इन बेड आफ्टर द एज ऑफ, 5 साल तक नॉर्मल मानते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर। वैसे फीमेल चाइल्ड में 3 साल में ही कंट्रोल हो जाता है, बट 5 साल तक भी कंट्रोल करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेल वाला चाइल्ड 5 साल तक आलसी रहता है शुरू से ही मेल, तो 5 साल तक भी वो करता रहता है अंदर। तो नेक्स्ट देखें, बेड पे सुसु करना। चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट देखें, देखो एन्यूरेसिस 2 प्रकार का होता है। टाइप्स की बात करें तो सर पहला होता है प्राइमरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी एन्यूरेसिस का मतलब है कि उस इंसान का ब्लैडर कभी कंट्रोल हुआ ही नहीं, मतलब शुरू से ही उसको प्रॉब्लम है, कभी भी उसका कंट्रोल हुआ ही नहीं। तो जो आपके पास केस मिलेंगे वो सारे ऐसे ही मिलेंगे। तो लिखें नॉट कंट्रोल इन लाइफ, ब्लैडर डज नॉट कंट्रोल, लिख लें। इसमें डेवलप हुआ ही नहीं कंट्रोल, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बात करेंगे अपन। दूसरा सेकेंडरी एन्यूरेसिस किसको बोलते हैं? जिसमें एक बार कंट्रोल हो चुका है
और वापस प्रॉब्लम आ गई है, देखो इसको कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वगैरह, इसका एक बार ब्लैडर कंट्रोल हो चुका है। ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे थर्ड क्लास तक एन्यूरेसिस था मुझे क्या करना है, तुम्हें था तो था, अब तो नहीं है ना, छोटी बच्ची हो क्या तुम, नाम नहीं लूंगा मैं देखिएगा सेकंड एन्यूरेसिस किसको बोलते हैं, ब्लैडर कंट्रोल डेवलप्ड, और वो भी कम से कम 6 महीने तक, एटलीस्ट 6 मंथ, बट नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट, अब वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। मतलब एक बार तो मामला सही हो गया था, बट मामला वापस गड़बड़ हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एन्यूरेसिस। प्राइमरी में तो मामला कभी बना ही नहीं, सेकेंडरी में बना था, 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक बनना जरूरी है, नहीं तो वो प्राइमरी में ही आएगा, बट आगे बात नहीं बनी। ऑफ हो ही है सच कोई नहीं, आप छोटी छोटी बातें भी शेयर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, बट इतनी छोटी बातें भी शेयर ना करें लिखेगा सर, यूरिन इन बेड आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर, प्राइमरी किसको बोलेंगे जिसमें कभी कंट्रोल हुआ ही नहीं है, सेकेंडरी में कंट्रोल हुआ है बट अब वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, इसके बाद बात करते हैं, सर एक क्वेश्चन बताता हूं, क्या आंसर करेंगे आप, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल पहला है टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव, और उसमें भी इमिप्रामाइन। दूसरा लिखा हुआ है एसएसआरआई, पेशेंट को एसएसआरआई देंगे। तीसरा लिखा हुआ है, एसएसआरआई का फुल फॉर्म मैं पढ़ा चुका हूं एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स में। तीसरा अलार्म थेरेपी, और चौथा लिखें एंटी एंजाइटी, पेशेंट को एंटी एंजाइटी मेडिसिन दो। क्या आंसर करेंगे आप लोग, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एन्यूरेसिस, क्या आंसर करेंगे आप लोग। मैक्सिमम लोगों का आंसर है इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन। अरे बच्चे नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, आप बुरा नहीं माने, बस कुछ ना कुछ माहौल बनाने के लिए मुझे चाहिए, तो मैंने ऐसे मजाक कर लिया। मैं वो मेरे वो फ्रेंड नाराज हो गई जो मेरी स्टूडेंट है फेवरेट। AC AC AC, चलिए याद रखें, द राइट आंसर इज सी, अलार्म थेरेपी आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा बच्चे। देखो मान के चलें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, आपका छोटा बच्चा है और वो यूरिन बेड में पास आउट करता है, तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप रात को उठ के उसको सुसु करवाओ, वो करोगे, या फिर आप उसको डायरेक्ट टेबलेट दोगे। तो सर पहले हम कोशिश करेंगे उसको रात को उठा के सुसु करवा दे, अलार्म थेरेपी का मतलब वही, रात को उठाओ कर लो, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में आपका अलार्म थेरेपी आएगा। बट अगर ऐसे पूछे ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एन्यूरेसिस, अगर सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, दवाई का नाम पूछ लिया, तब बिना सोचे समझे, क्योंकि अलार्म थेरेपी कोई दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट जरूर है लेकिन दवाई नहीं है, दवाई पूछेगा तब अपन करेंगे सर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव या इमिप्रामाइन। तो याद रखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर, सी आंसर राइट है सर, अलार्म थेरेपी एन्यूरेसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी, और ड्रग्स सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा, बट ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो सर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव करेंगे अपन।
क्लास कब तक रहेगी? आधे लोगों को तो बस इसी चीज की चिंता है सर, क्लास कब तक रहेगी, बस ये बता दो। क्लास रहेगी 9:15 बजे तक। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक हो चुका है एन्यूरेसिस, एक सेम इससे मिलता जुलता डिसऑर्डर है एनकॉर्प्रेसिस। नेक्स्ट लिखें एनकॉर्प्रेसिस, 5-6 नंबर होगा शायद। एनकॉर्प्रेसिस सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा 5 साल के बाद बेड में स्टूल करता है तो उसको अपन क्या करेंगे? एनकॉर्प्रेसिस। आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर स्टूल पास इन बेड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनकॉर्प्रेसिस। क्या करें कि एनकॉर्प्रेसिस ना हो सर? टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस करें। टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, कब करेंगे? 18 मंथ पे आप पेशेंट को टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कर दे ताकि एनकॉर्प्रेसिस ना हो। ये सवाल भी आ सकता है, कब शुरू करना? 18 महीने पे। अगर हो जाए तो उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी सर? ड्रग ऑफ चॉइस टीसीई होगी, जिसका नाम है इमिप्रामाइन। लिख ले ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें भी आप क्या लिखेंगे? इमिप्रामाइन। डेस्मोप्रेसिन इज अ सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द इमिप्रामाइन। सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी? डेस्मोप्रेसिन। दोनों में क्लियर है सबको? बबीता को एक डाउट है, साइकेट्रिक सिलेबस हो गया क्या? अच्छा यही डाउट है क्या? अभी हो जाएगा बबीता, हुआ नहीं है, आधे घंटे बाद हो जाएगा। ऋषि आपके मैसेज भी शो होते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप बोल दें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पीडियाट्रिक डिसऑर्डर में एक बचा हुआ है, टिक डिसऑर्डर, बाकी सारे हो गए हैं। एक छोटा सा डिसऑर्डर है, उसको खत्म करते हैं। पहले 7 नंबर लिखें, टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम आपने मूवी भी देखी होगी, साउथ इंडियन एक मूवी टेम्पर, उसमें क्या होता है? हीरो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो वैसा ये डिसऑर्डर है टेम्पर टेंट्रम। मोस्टली 10 से 14 साल के बच्चों में देखने को मिलता है, मोस्टली सीन इन 10 to 14 ईयर एज। आपने देखा होगा इन बच्चों को जो चीज चाहिए वो चाहिए। अगर आपकी बच्चे की मम्मी कहीं जा रही है और उस बच्चे को लेके नहीं गई तो उसका गुस्सा देखा होगा आपने, रेत में लेट पेट हो जाता है, चीजें फेंकने लग जाता है, मैं भी चलूंगा मम्मी मैं भी चलूंगा, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, उसी को बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम। सडन एंगरनेस आउटब्रस्ट हो जाना, लिखें एपिसोड ऑफ सडन एपिसोड ऑफ इमोशनल आउटब्रस्ट। इमोशंस एकदम से बाहर आके ब्लास्ट करेंगे, या फिर एंगर, सडन एपिसोड आना एंगरनेस का, उसी को अपन क्या बोलेंगे? टेम्पर टेंट्रम। बेक कर देता हूं, लिख लें फटाफट से। बनी एन्यूरेसिस में तो नहीं होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग मोस्टली एनकॉर्प्रेसिस के लिए होता है बच्चे। लिख लें जल्दी से। नेक्स्ट था टेम्पर टेंट्रम, छोटे बच्चों में मोस्टली एकदम से एपिसोड आता है गुस्से का, उसी को बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम। सलमान की भी है एक पुरानी मूवी, कौन सी मूवी है? लादू। टॉयलेट ट्रेनिंग कब खत्म करनी है? जब बच्चा आपका टॉयलेट करने लग जाए ढंग से, तब। नेक्स्ट देखिएगा, 7 डिसऑर्डर हो गए बच्चों में, अब 8वां जो डिसऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं टिक डिसऑर्डर।
देखिएगा नेक्स्ट लेके नंबर 8 टिक डिसऑर्डर। देखो आज के बाद अपन साइकेट्री का नाम नहीं लेंगे, साइकेट्री खत्म कर दी है आपने। अब नेक्स्ट अगली क्लास में जब भी अपन मिलेंगे तो एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्या होता है न्यूरोलॉजी, क्या नहीं होता है न्यूरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिए टिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो फोकस कीजिएगा। वर्षा आपका क्या डाउट है आप क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा। सर टिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन सडन इनवॉल्यूंटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना या मसल्स की कोई एक्टिविटी होना जो कि वोकल भी हो सकती है और मोटार भी हो सकती है, उसको आप बोलेंगे टिक डिसऑर्डर। बाबा रामदेव को देखा होगा आपने, आंख उनकी कैसे करती रहती है, आंख उनकी लेफ्ट आंख, उनमें क्या हुआ, टिक डिसऑर्डर है। तो सिंपल सा एक डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा नेहा, टाइम के साथ में बच्चा सुधर जाएगा। थोड़ा सा आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, 2-4 जूते पड़ते हैं ममा के, बच्चा सीधा लेट जाता है, तो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, किसका ट्रीटमेंट याद रखना है, बस इनमें इतना कुछ है नहीं जो आपको याद रखना, मतलब पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट टिक डिसऑर्डर क्या होता है सर, तो लिखें सडन एबनॉर्मल मसल्स, एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी, पूरा साथ में लिख लो, एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। पहले बता देता हूं इनवॉल्यूंटरी है ये, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सडन एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ मसल्स, वो वर्बली भी हो सकता है, कुछ मतलब आवाज से भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है, कुछ मूवमेंट से भी हो सकता है। तो याद रखें वर्बल भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। चिलेशन थेरेपी दे सकते हैं, मम्मी के बैलेंस से ट्रीटमेंट करेंगे उसका। जूता 8 नंबर का पड़ेगा तो बच्चा नहीं करेगा ऐसे। चलिए याद रखें वर्बल या मोटर ट्रीट कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है। वर्बली क्या क्या हो सकता है सर, देखें फोकस करें, वर्बली टिक कैसे कैसे कर सकता है, तो देखें जिसमें आवाज इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल में बात करें वर्बली क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कोई पर्सन बिना फालतू के अपने गले को क्लियर कर रहा है, गले में कुछ नहीं है, थ्रोट को क्लियर कर रहा है बिना फालतू के, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं वर्बली। कफिंग कर रहा है, कुछ है नहीं फिर भी कफिंग कर रहा है, तो लिखे कफिंग। स्नीजिंग कर रहा है, मतलब जिसमें आपका वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है, वो वर्बली। स्नीजिंग कुछ है नहीं फिर भी जानबूझ के। इसके अलावा और थ्रोट क्लियर कर रहा है, थ्रोट में कुछ है ही नहीं बट बात बात में से गला में आज गले में से आवाज निकाल के कुछ लोग थूकते रहते हैं ना, कुछ नहीं है गले में फिर भी उनको यूं रहता है कि कुछ ना कुछ है, तो थ्रोट क्लियर करते रहेंगे। तो ये तो हो गए वर्बल। कुछ मोटर भी हो सकते हैं। मोटर की बात करें, मोटर में आपने देखा होगा बाबा रामदेव आई ब्लिंक करता है, आई ब्लिंकिंग करना। कुछ लोगों को ऐसे आदत होती है गर्दन को ऐसे करते रहना, नेक को ऐसे करते रहते हैं, नेक को ट्विस्ट करेंगे कभी इधर कभी इधर, कुछ नहीं है बेचारे गर्दन तोड़ देंगे किसी दिन। तो हेड ट्विस्ट, हेड को ट्विस्ट करने की आदत रहती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग अपने शोल्डर को ऐसे करते रहते हैं, बात बात पे शोल्डर को श्रिंक करते रहते हैं बिना मतलब के, शोल्डर श्रिंक। तो ये सारे लिख लें आप, ये वर्बिक्रेशन वाले हैं और ये मोटर वाले हैं। और भी होते हैं जैसे कि कुछ लोग
जहां भी बैठेंगे अपना पैर हिलाएंगे, पैर हिलाते रहते हैं। कुछ लोग अपने अंगुलियों को ऐसे करते रहते हैं बिना किसी मतलब, उनको पता ही नहीं है, इनवॉल्यूंटरी होता है सब कुछ। तो याद रखें सर, टिक डिसऑर्डर क्या है? सडन एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी रिपीटेटिव, मतलब बार बार करेगा, रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ मसल्स। वर्बल भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। वर्बल में क्या क्या होगा सर? कफिंग हो गया, स्नेजिंग हो गया, बार बार गले को क्लियर करना। और मोटर में मूवमेंट्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आई ब्लिंकिंग हो गया सर, हेड ट्विस्ट करना, शोल्डर को श्रिंक करना। तो कुछ मोटार भी हो सकता है। बिल्कुल, कुछ लोगों को आदत होती है, टोरेटिक क्या होता है मैं बात करूंगा पूजा। कुछ लोगों की आदत होती है, मुंह में कुछ है ही नहीं फिर भी मुंह हिलाते रहेंगे, कुछ भी नहीं है मुंह में फिर भी आदत होती है ये। बिल्कुल, जो बच्चे बात नहीं कर पाते उनको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑटिज्म हो सकता है, उनको कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो बातचीत कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एमआर, माइल्ड एमआर भी हो सकता है। अजीत, शोल्डर स्ट्रिंग, शोल्डर स्ट्रिंग का मतलब होता है शोल्डर को हिलाना। मेरी स्टूडेंट है वो शोल्डर को स्ट्रिंग करती रहती है। चलिए रागिनी जी, उनको बता दें आपको टिक डिसऑर्डर है। अब देखिएगा, टिक डिसऑर्डर 3 प्रकार का होता है बच्चों। अब जो आप पूछ रहे हैं ना सर टोरेटी सिंड्रोम क्या और टिक डिसऑर्डर क्या, अब मैं बताता हूं। टिक डिसऑर्डर 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप है, इसको खत्म करते हैं। सबसे पहला होता है प्रोविजन टिक डिसऑर्डर, सुना होगा आपने इसके बारे में, प्रोविजन टिक बोलते हैं इसको। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं परसिस्टेंट टिक, परसिस्टेंट टिक। और एक इसका तीसरा डिसऑर्डर होता है बच्चे, उसको बोला जाता है टोरेटी सिंड्रोम, टोरेटी सिंड्रोम। तीनों में क्या फर्क है देखिएगा बच्चे। सर तीनों में क्या फर्क है बताओ। पहला लिखे प्रोविजन, दूसरा लिखे परसिस्टेंट और तीसरा लिखे टोरेटी सिंड्रोम। देखो, कोई एक चाइल्ड टिक डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है पूजा, परमानेंट रहेगा, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। तीनों में देखें सर क्या फर्क है। जैसे कि प्रोविजन टिक किसको बोलेंगे? किसी पेशेंट को या तो मोटार है, या तो प्रॉब्लम मोटर है या फिर वर्बल है, बट दोनों में से कोई एक है, एनी वन, या तो उसको मोटर वाली प्रॉब्लम है या वर्बल वाली प्रॉब्लम है, एनी वन, एक ही प्रॉब्लम है और लेस देन 1 ईयर से प्रॉब्लम है उसको, अभी लास्ट 1 साल से कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको बोलेंगे प्रोविजन। दूसरा परसिस्टेंट क्या होता है? इसमें भी सेम है, या तो मोटर या वर्बल, कोई भी एक, दोनों में से एनी वन, बट मोर देन 1 ईयर, प्रॉब्लम 1 साल से ज्यादा है तो वो फिर परसिस्टेंट टिक में आता है। सर टोरेटिक क्या है? पेशेंट को वर्बल और मोटर दोनों, वर्बल भी है एंड मोटर बोथ है और दोनों मोर देन 1 ईयर से हैं, तो उसको बोलते हैं टोरेटी सिंड्रोम। ये ज्यादा खतरनाक है। तो टोरेटी कुछ भी नहीं है, टिक का ही एक टाइप है जिसमें दोनों प्रकार की टिक होंगे सर, वर्बल भी होगा, मोटर भी होगा। दिव्या लगभग 3 पेज हो गए हैं, तो याद रखें सर टिक डिसऑर्डर 3 प्रकार के, प्रोविजन में कोई एक साल से कम, परसिस्टेंट में भी कोई एक साल से ज्यादा, बट टोरेटी में सर दोनों होंगे, वर्बल भी होगा, मोटर भी होगा और 1 साल से ज्यादा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सटीक आंसर आ सकता है आपके एग्जाम में। कोई बात नहीं दिव्या जी, आप लेट हो गए तो आप अभी से कंटिन्यू कर लें क्लास को। काफी लोग ऐसे हैं जो लेट जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप लेट जुड़े तो अभी आप कंटिन्यू करें और फोकस करें। इतना कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, आप कवर अप कर लेंगे।
छोटे छोटे डिसऑर्डर पढ़े हैं, तो हमने पीडियाट्री के सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लेंगे जो बच्चों में पाए जाते हैं, सारे पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमने बात की थी सर, एमआर क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैल्कुनिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, एन्यूरेसिस क्या है, एनकोरप्रेसिस क्या है, टिक डिसऑर्डर क्या है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब अपन कुछ खाने से संबंधित डिसऑर्डर पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ सोने से संबंधित। देखो सबसे पहले बच्चे बनेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर सोएंगे, और फिर उसके साथ हमारा गुड नाइट भी हो जाएगा। लास्ट में सो सुआ के अपन गुड नाइट कर लेंगे। नहीं इशू, वर्बल वर्ड रिपीट करना अलग डिसऑर्डर हो जाएगा। वर्बल कोई एक्टिविटी करना 3.5 पेज हुआ है, चलिए लिख लिया होगा आपने ये सारे। अब हेडिंग लगाओ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपन। ईटिंग डिसऑर्डर 3 प्रकार के पढ़ाऊंगा मैं आपको। एनोरेक्सिया नर्वोसा, पहला पढ़ेंगे अपन एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा अपन पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वापस निकालते हैं, बुलिमिया नर्वोसा बोलेंगे उनको, बुलिमिया नर्वोसा। और तीसरा आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चॉक पाउडर, मिट्टी वगैरह खाते हैं, पीका, सुना होगा आपने, प्रेगनेंसी में मोस्टली देखने को मिलता है। रीसी ऐसा कुछ नहीं है कि टीसी कितने दिन के लिए देते हैं, ऐसा कुछ ड्यूरेशन होगा तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, अपन एमसीक्यू में कर लेंगे। फिफ्टीन डेज, 15 दिन 20 दिन के लिए देके देखते हैं, अगर सही हो जाता तो फिर बंद कर देते हैं। रानी मुखर्जी को टॉरेटी सिंड्रोम था हिचकी में, बिल्कुल कह सकते हैं आप। चलिए हेडिंग लगाएं एनोरेक्सिया नर्वोसा। पहला अपन डिसऑर्डर पढ़ते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना। अपन बोलते हैं ना एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, किसी को भूख ना लगना। देखो अगर भूख नहीं लग रही है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तब तो ठीक है, माना कि किसी को गैस्ट्राइटिस हो गया भूख नहीं लग रही है, किसी को लीवर में खराबी होगी तब भूख नहीं लग रही है, वो नॉर्मल है। बट नर्वोसा का मतलब होता है साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी पेशेंट साइकोलॉजिकली उसकी ऐसी हो गई कि उस चक्कर में खाना ही नहीं खा रहा है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। साइकोलॉजी पेशेंट को एक टेंडेंसी हो जाती है, लिखें इसकी डेफिनेशन, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू रिड्यूस वेट, उसी को आप क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा। मोस्टली ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना बच्चे, ये एडोलसेंट गर्ल्स में ज्यादा होते हैं, एडोलसेंट गर्ल्स में ज्यादा होते हैं, जिनको यूं लगता है कि मैं फिल्म स्टार बनना पसंद करूंगी, तो उस चक्कर में वो खाना तो खाती नहीं है और हड्डियां जरूर बन जाती हैं। इस वजह से पापा की परियों में ज्यादा होता है, ये मां के मगरमच्छों में नहीं होता है। तो इस वजह से इस पेशेंट की सीवियर मसल्स वेस्टिंग हो जाती है, उसी को बोलते हैं कॉक्सिया। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सीवियर हड्डियां बचती है, सीवियर मसल्स वेस्टिंग हो जाता है, मसल्स वास्टिंग हो जाएगा, और उसी को अपन बोलेंगे कॉक्सिया। एड्स वाले पेशेंट में भी यही हो जाता है, आपने सुना होगा कैक्सिया के बारे में। कैक्सिया क्या होता है, पेशेंट का सीवियर मसल्स वास्टिंग हो जाना, मतलब कुल मिला के हमारी भाषा में बोलते हैं ना, सिर्फ तुम्हारा कंकाल बचा है, हड्डियां बची है, फैट तो खत्म ही हो गया, प्रोटीन खत्म ही हो गया, मसल्स खत्म ही हो गई। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को अपन बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। साइकोलॉजिकली एक डर है कि मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं, मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं, मेरा कहीं वेट ना बढ़ जाए, उस चक्कर में अपना वेट टेंडेंसी कर लेना वेट को रिड्यूस करने की, और उस वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, कैक्सिया हो जाता है। व्हाट इज कैक्सिया सर, सीवियर मसल्स वास्टिंग, कंकाल हो जाना।
इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? सम पर्सन्स, कुछ तो माँ की परियां, सॉरी पापा की परियां क्या करती है, इतना ज्यादा डिसऑर्डर हो जाता है कि वो लेग्जेटिव डायरेटिक्स खाती है कि कैसे भी करके जो अंदर है वो भी निकल जाए और मेरे शरीर में वेट बचे ही नहीं। तो सम पेशेंट टेक लेग्जेटिव्स, इतना खतरनाक हो जाता है एंजाइटी। एंड डायरेटिक्स, कुछ लेग्जेटिव एंड डायरेटिक्स भी ले लेते हैं इस चक्कर में। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है सर? साइकोलॉजी, किसी के अंदर टेंडेंसी हो जाना वेट को रिड्यूस करने की, इस वजह से सीवियर मसल्स वेस्टिंग हो जाएगा, उसी को बोलेंगे कैक्सिया। और कुछ पेशेंट्स लेग्जेटिव एंड डायरेटिक्स भी लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, सर कैक्सिया होने के बाद या फिर ये बीमारी होने के बाद पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसने मरने की कसम खाई है, तो लेकिन साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है? इम्बैलेंस हो सकते हैं, ये सारे कोमा में जा सकता है, मर भी सकता है। सर ट्रीटमेंट क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी पूछे कभी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी पूछे तो क्या करोगे सर? स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ मील। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? आप एक खाने का स्ट्रिक्ट प्लान बनाएंगे कि आपको इतना खाना खाना ही है, इस टाइम में सुबह इतना खाना ही है, नहीं तो पड़ेंगे जूते। क्लास रुक गई है क्या? ऐसे मत करो यार। कहीं 1.5 GB खत्म तो नहीं हो गया तुम्हारा? एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं। अभी बताइए कैसी आ रही है? एक बार बता दीजिए, क्लास चल रही है क्या आपकी? स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ मील कंटिन्यू है, चलो कोई नहीं, बीच में अगर हो जाता तो थोड़ा सा तुम पिक्सल कम ज्यादा कर लिया करो, कभी लोड बढ़ जाता है ना एप्लीकेशन पे। चलिए यहां तक देखें भाई, सबसे पहला काम मोस्ट इंपॉर्टेंट, या सॉरी यहां मोस्ट कॉमन लिख दिया मैंने, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है सर? पेशेंट को स्ट्रिक्टली प्लानिंग करो मील की। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन सर? दूसरा काम लेके सर, इसके अलावा हम एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं। कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है, तो उसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी। और थोड़ा सा उसको समझा सकते हैं तो अपन उसको साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मिलना कोई रामलाल ही है और तुम हमारी घर के स्टार हो, तो तुम ज्यादा इस प्रकार की कोशिशें ना करो, नहीं तो हम हमारी बच्ची को खो देंगे। तो ऐसे करके आपको समझाना है। तो ये पहला डिसऑर्डर हो गया जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा अपन पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो फोकस कंटिन्यू रखेगा। दूसरा डिसऑर्डर क्या है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, ईटिंग डिसऑर्डर में ही दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। अब देखो ये क्या होता है, इसके बारे में बात करें। इसमें सिंपल सा कुछ भी नहीं है, वैसे ही है, उसके जैसा डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें होगा क्या,
पेशेंट खाना खाएगा, इसमें होगा क्या, बिंज ईटिंग होगी। इसमें बिंज ईटिंग का मतलब है पेशेंट क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में खाना खाएगा, लार्ज अमाउंट में फूड इनटेक करेगा, और ये करने के बाद उसके अंदर क्या डेवलप होएगी, एंजाइटी। उसके अंदर क्या डेवलप होएगी, एंजाइटी। लार्ज अमाउंट में खाना लिया, लार्ज अमाउंट में खाना लिया, उसके बाद उसमें क्या डेवलप हुई, एंजाइटी डेवलप हुई, और एंजाइटी डेवलप होते ही वो क्या करेगा सर, वॉमिटिंग करेगा, इंड्यूस वॉमिटिंग, जानबूझ के इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा। उसी को अपन बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। सर बुलिमिया नर्वोसा क्या है सर, पेशेंट लार्ज अमाउंट में खाना खाएगा और उसके बाद में उसके अंदर एंजाइटी डेवलप होएगी, और उसके बाद में कैसे भी करके फिंगर अंदर मुंह में करके जो अपने गैग रिफ्लेक्स है उसको छेड़खानी करके इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा, उसी को बोलेंगे बुलिमिया नर्वोसा। या फिर एक्सेस अमाउंट में खाना खाने के बाद एंजाइटी डेवलप होगी, या तो वो कर सकता है वॉमिटिंग, या फिर करेगा एक्सेस एक्सरसाइज, या फिर क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट में एक्सरसाइज करेगा, ताकि कैसी भी करके क्या हो जाए, वेट रिड्यूस हो जाए। दोनों का पर्पज क्या है सर, वेट को रिड्यूस करना। तो या तो वो क्या करेगा सर, वॉमिटिंग कर लेगा, या फिर पेशेंट क्या करेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, ताकि जो खाया है वो हाथों हाथ से पच जाए। बिंज ईटिंग का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में खाना खा के फिर वापस निकालना। बात करते हैं सर इस पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, लिख रहे हैं ना आप साथ साथ में, और समझ में आ रहा है क्या, फास्ट तो नहीं हो रहा है, एक बार बता दीजिएगा मेरे को सारे लोग। चलिए, इंड्यूस वॉमिटिंग एंड एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज करके वेट रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट देखिए, मोनिका लाडावत, लगभग 5-6 पेज हो गए हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा सर, पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। बच्चों जब आप इस पेशेंट की फिंगर्स को देखेंगे यहां से, तो उसकी फिंगर बार बार वो मुंह में डालेंगे उंगली, तो उसकी फिंगर में यहां पे स्कार हो जाएंगे, उसी को बोलेंगे रसल साइन। नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन देख लो बच्चे, क्या सर साइन आएगा, रसल साइन आएगा। व्हाट इज रसल साइन सर, देखिएगा फोटो में देख लो भाई, फोटो देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर व्हाट इज अ रसल साइन, तो देखिए बच्चे, ये उस पेशेंट की फिंगर्स पे क्या हो जाएगा सर, स्कार हो जाएगा, बैक ऑफ हैंड पे क्या हो जाएगा सर, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लिखें स्कार फॉर्मेशन इन बैक ऑफ हैंड, बैक ऑफ फिंगर लिख लें। तो सर पहला तो आएगा रसल साइन, समझ में सब आ जाता है सर, बस याद नहीं रहता, इसका कोई भी इलाज नहीं है बच्चे, याद नहीं रहने का कोई इलाज नहीं है, बस बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, दूसरा और क्या सिम्टम आ सकता है सर, जब बार बार वोमिटिंग करेगा तो एसिड बाहर निकल जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो जाएगा सर पेशेंट को। इसके अलावा सर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है वॉमिटिंग बार बार करने से, और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो लिखें रसल साइन क्या है, रसल स्नैक क्यों बोल रहे हैं, रसल साइन है ये।
ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर, इसका तो नीचे ही लिख लें, ट्रीटमेंट ज्यादा कुछ है नहीं ट्रीटमेंट में। वही आप स्ट्रिक्ट फूड प्लान बनाएंगे कि खाना आपको खाने के बाद वापस नहीं निकालना है। साइकोथेरेपी देंगे, आप उसको समझाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, और जरूरत पड़े तो उसको एंटी एंजाइटी भी दे दो, एंटी एंजाइटी भी दे सकते हैं, लिख लें, एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसिव। तो ये हो गया दो डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। मनीष बोल रहा है इसने अपने उल्टे हाथ से बाबू को मारा है तभी ऐसा स्कार हुआ है। मनीष, वो टाइम गया कि बाबू आजकल मार खाती नहीं, बाबू आजकल मार खिलाती है, तो जमाना गया। अच्छा, लड़की है अपने बाबू को मारा होगा, तो आजकल मारा मारी कुछ नहीं होता है मनीष। मनीष सिर्फ और सिर्फ लड़की को देख रहा है, उसको मतलब नहीं है इस कार से। सर लड़की आधी क्यों दिख रही है, बस इसके ऊपर की आंखें वगैरह नहीं दिख रही, मेरा जी ना लग रहा है मनीष। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होएगा, क्योंकि जो एसिड है वो बाहर निकल जाएगा, एसिड बाहर निकल जाएगा तो पीछे क्या होगा, एल्कलाइंस बचेंगे, तो उसकी वजह से एल्कलोसिस हो जाएगा। एक रसल ट्रैक्शन भी होता है बच्चों, बता देता हूं मैं, ये तो रसल साइन है, और एक होता है रसल ट्रैक्शन। जब अडल्ट में फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है, अडल्ट में फीमर बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तब एक ट्रैक्शन यूज लिया जाता है, उसको बोलते हैं रसल ट्रैक्शन। विजय सर पढ़ाएंगे आपको मस्कुलो में, मैं फोटो दिखा देता हूं आपको। इस प्रकार का एक ट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं रसल ट्रैक्शन। तो याद रखें, फीमर के फ्रैक्चर में, अडल्ट के फीमर के फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में आप एक ट्रैक्शन यूज लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, रसल ट्रैक्शन। बेटा मनीष, जिस जगह पे तुम आज हो उस जगह पे हम आज से 5 साल पहले हुआ करते थे, तो मान के चलें हमने भी हमारी कॉलेज लाइफ जी है, तुम्हारी तरह हम भी कभी ना कभी स्टूडेंट हुआ करते थे। मैं तो क्लास में सबसे लास्ट में बैठता था, सबसे लास्ट में, कॉलेज में भी, उसके बाद भी। मुझे आगे पसंद नहीं थे, आगे बैठते थे, हमारी कॉलेज में कुछ लड़के होते ना, वो गुरुजी के चमचे, वो मुझे पसंद नहीं था ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखें, पीका। व्हाट इज पीका देखें। पर्सन्स के द्वारा कुछ, पुली वुली इसमें छोड़ो, आपने पढ़ लिया होगा, अभी आप अपन बात नहीं करेंगे किस टाइप का ट्रैक्शन वगैरह क्या है, ये सारा आपको सर ने पढ़ा दिया होगा। नेक्स्ट आए, पीका क्या होता है, तो नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का यूज करना, कंजप्शन ऑफ या यूज ऑफ, लिख लें इजी हो जाएगा, यूज ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस इन एक्सेस अमाउंट, इन एक्सेस अमाउंट, उसको आप क्या बोलेंगे, पीका। जैसे कि कुछ लोग खाते हैं चॉक पाउडर, देखा होगा आपने, चौक के टुकड़े खाते हैं, चौक के पाउडर, चौक हो गया। कुछ लोग सॉइल, मिट्टी खाते हैं, आपने सुना होगा एक मिट्टी आती, मुल्तानी मिट्टी, आपने सुना होगा, मोस्टली जो फेस पे लगाने के लिए भी कुछ काम लेते हैं, सुंदरतम, उसको भी खाते हैं, सॉइल। लिख लें चौक हो गया, सॉइल हो गया, लिख लें फटाफट से, सॉइल। स्टोन के टुकड़े भी खाते हैं कुछ लोग, सैंड। तो ये सारी चीजें लिख लें आप, मिट्टी खाना, चौक खाना।
तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, एज ए ट्रीटमेंट माना जाता है कि किसी में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो वो लोग ये ज्यादा खाते हैं, तो उनको आप एक टेबलेट साल्कल देते हैं। आपने सुना होगा टेबलेट साल्कल के बारे में, सैलकल के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन D3 होता है। तो ऐसा मानते कि कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है। बाकी आप उसको साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं, साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं, लिख लें। मुल्तानी मिट्टी, बिल्कुल। पेंसिल्स भी खाते हैं, बिल्कुल, लिख लें इसमें पेंसिल। साइकोथेरेपी, ये आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उनके बारे में, और नींद में क्या क्या पेशेंट कांड कर सकता है उनके बारे में। गैस बंद कर दे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी किडनी स्टोन हो गया ये मिट्टी खा खा के, कोई बात नहीं, स्टोन निकलवाएंगे उसका। नेक्स्ट देखें, तीसरा डिसऑर्डर जो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लीप एंड इट्स डिसऑर्डर्स। नींद में बोलना, नींद में चलना, नींद में डर जाना, उनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा स्लीप एंड इट्स डिसऑर्डर। आवाज आ रही है क्या बच्चे? चलिए फोकस कीजिए सारे बच्चे। हमने आज की क्लास में पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स खत्म किए थे, एमआर क्या है और वो सब। दूसरा हमने शुरू किया था सर, फुल फॉर्म किसका? पीका का कुछ फुल फॉर्म नहीं है। दूसरा हमने शुरू किया था ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, बुलिमिया नर्वोसा क्या है, पीका क्या है। तीसरा अपन बात कर रहे हैं, तीसरा हमारा डिसऑर्डर है स्लीपिंग एंड इट्स डिसऑर्डर। रूम नहीं है, हेमा फ्लैट है, नर्सिंग ऑफिसर हैं, फ्लैट में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। चलिए फोकस कीजिएगा। स्लीपिंग एंड इट्स डिसऑर्डर्स क्या है देखें। देखो नींद जरूरी है सबके लिए, ऐसा माना जाता है, तो स्लीप जरूरी है। एटलीस्ट एक इन्फेंट के लिए लगभग 15 से 17 घंटे सोना जरूरी है। एक चाइल्ड, एक बच्चे के लिए लगभग 10 से 13 घंटा सोना जरूरी है। और एक एडल्ट को कम से कम 7 से 9 घंटे सोना जरूरी है। ये एक मिनिमम स्लीप है जो आपको 24 घंटे में लेना ही लेना होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, सर स्लिप 2 प्रकार की होती है, देखिएगा। स्लिप आप में, स्लिप में देखिए क्या क्या, आप डीप स्लिप कब होता है, क्या होता है, बात करते हैं। एक होता है REM और एक होता है NREM, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला लिखो NREM और दूसरा लिखे REM। आपने सुना होगा इनके बारे में। सर NREM क्या है? मेरी और अरविंद सर की जो भी क्लासेस होती है वो दिल्ली से होती है, बाकी सब टीचर की क्लासेस जयपुर से होती है। तो आपने देखा होगा उनका स्टूडियो बिल्कुल नया है। ऐसे राजेश सर वाला स्टूडियो देखा होगा आपने, कितने वो गोरे दिखते हैं ऐसे। और हमारा स्टूडियो थोड़ा सा छोटा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है बट हमारा स्टूडियो थोड़ा सा छोटा है, तो हमारा बोर्ड भी छोटा होगा। आपने देखा होगा उनके बोर्ड में मल्टीपल फंक्शंस है। तो आप बोलना सर अंकित सर के भी वैसी लाइटें लगाओ, वैसा बोर्ड लगाओ।
थोड़ा सा सर से मेरी वो डिमांड कर देना तुम। चलिए फोकस करें। तो सर स्लिप दो प्रकार का है, एनआरईएम और आरईएम। एनआरईएम क्या होता है लिखें, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट लिखें फटाफट से, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और आरईएम में लिखें रैपिड आई मूवमेंट। पहली स्टेज जिसमें आंख का मूवमेंट नहीं होता है आपका, और दूसरी स्टेज है उसमें आंख का मूवमेंट्स होगा, आंखें हिलेगी सोते टाइम। जान दे देंगे आपके लिए। मैं पागल पागल है क्या, मर वर मत जाना। मेरी बातों में आके, मेरी आप बातों में आके सिर्फ पढ़ लेना, मर वर मत जाना कहीं। मैं नहीं भरूंगा कुछ भुगतान। पता चल गया ना, वहां विजय सर भी इतने गोरे क्यों दिखते हैं, उसी का कमाल है लाइट का। चलिए, इनका नाम राजेश गोरा है क्योंकि वो बहुत गोरे हैं। ऐसा नहीं है राजेश गोरा, तो वो घर वालों ने ना ऐसे नाम रख दिया कि गोरा है तो इसका नाम गोरा रख दो, ऐसे। उनका सरनेम तो बचपन से ही आया था। चलिए अब फोकस करें, बातें ना करें ज्यादा। रात का समय हो रहा है, मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी खाना खाना है, आपको भी खाना है, आपको भी बनाना है। तो फोकस करें। आपकी इवनिंग ड्यूटी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ सब कुछ चलता है। चलिए, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट में देखिएगा। नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो होता है उसमें फोकस करिएगा। तीन प्रकार की स्लिप होती है, देखिएगा, कोई चुगली मत कर देना इधर उधर से। तीन प्रकार की स्लिप होती है, देखें। सबसे पहला होता है लाइट स्लिप, दूसरा होता है डीप स्लिप, इसको बोलते हैं N1, इसको बोलते हैं N2। N1 इसको बोलते हैं N2। और तीसरा होता है डीपेस्ट स्लिप। देखिए, पहला होता है डीप लाइट स्लिप। लाइट स्लिप का मतलब होता है, आप होते हैं ना सोते टाइम शुरुआत में। आदिल बोल रहा है सर कोचिंग में मैडम एक भी नहीं है, मन नहीं लगता हमारा। वे हराम खोर पढ़ ले। रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट, रैपिड। नेक्स्ट देखिएगा सर, लाइट स्लिप N1, डीप स्लिप और डीपेस्ट स्लिप। देखिए लाइट स्लिप क्या होता है, तो फोकस करें लाइट स्लिप के बारे में। पेशेंट आधा अवेक है, आधा अवेक है मतलब नींद में है, आधी नींद में है। क्या होगा सर, हाफ अवेक होगा पेशेंट। उस दौरान उसकी जो ब्रेन की वेव है वो भी चलेगी, और मतलब ना नींद में ना जगा हुआ, उसको बोलते हैं ना आधी नींद में है। दूसरा होता है डीप स्लीप। इसमें क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो ब्रेन की वेव है वो नॉर्मल रहेगी, थोड़ा बहुत बाप का ब्रेन इधर उधर काम करेगा, ब्रेन वेव प्रेजेंट रहेगी। जो आपकी हार्ट रेट है वो थोड़ी सी स्लो होएगी, आपकी हार्ट रेट कम होएगी क्योंकि आप नींद में जा रहे हैं। और उसके बाद में उसके साथ साथ आपके आंख के मूवमेंट बिल्कुल इसमें हल्के से होंगे, और इसमें बिल्कुल स्टॉप आई मूवमेंट क्या हो जाएंगे सर, स्टॉप हो जाएंगे। डीपे स्लिप ये सबसे खतरनाक है, इसमें पेशेंट को उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसमें जो ब्रेन की वेव है वो बिल्कुल मिनिमम 0 लेवल तक आ जाएगी। लिखें, ब्रेन वेव मिनिमम लेवल पे आ जाएगी।
डिफिकल्ट टू, पेशेंट को अवेक करवाना बहुत डिफिकल्ट है, वॉकअप करवाना बहुत डिफिकल्ट है, वॉकन अप, इस फेज में पेशेंट को उठाना बहुत मुश्किल है। तो ये तीन फेज होती है जो एनआरईएम में आती है। और अब है दूसरा आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट। इसके दौरान आपको आते हैं सपने, ड्रीम्स, और ड्रीम्स के दौरान आपकी आंख के मूवमेंट प्रेजेंट होंगे बच्चे, आंख की मूवमेंट प्रेजेंट होगी, हार्ट रेट बढ़ेगी और ब्रेन का एक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब आपको सपने आते हैं तब आपकी आंखों के मूवमेंट भी पाए जाते हैं, हार्ट रेट भी, आपके सवाल आ चुका है। ड्रीम्स किस में आते हैं, आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट्स में ड्रीम आते हैं, और ड्रीम के दौरान आपकी आंख के मूवमेंट होते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है और ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है। ब्रेन वेव का मतलब है आपका सोते टाइम भी ब्रेन इधर उधर चलता रहता है बच्चे। कुंभकर्ण इज डीपेस्ट स्लीप, बिल्कुल इसको आप कुंभकर्ण बोल सकते हैं, इसमें आप उठाना बहुत मुश्किल है। तो लिखे एनआरईएम में 3 स्टेज है, लाइट, डीप और डीपेस्ट, और आरईएम में ड्रीम्स आते हैं और आंख के मूवमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रीम्स क्यों आते हैं इसका कोई रीजन नहीं है, आज तक बड़े बड़े लोग भी स्टडी नहीं कर पाए इस पे। ऐसा माना जाता है कि इंसान को सपने वही आता है जो उसके दिल में दिन भर चलता रहता है। अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको दिन भर, रात को नींद में भी सपने पढ़ाई के आएंगे, और अगर आप दिन में कुछ और सोचेंगे, मनीष बोलेगा सर मैं तो कैटरीना कैफ के बारे में सोचता रहता हूँ, कभी लाइफ में सपने में कैटरीना कैफ नहीं आई मेरी तो जिंदगी खराब हो गई सर। लिख लिया होगा आपने यहां तक। आरईएम और एनआरईएम देखो शुरू से बता देता हूं, स्लिप क्या है सर, मिनिमम इतना स्लिप होना जरूरी है। स्लिप 2 प्रकार का है, एनआरईएम और आरईएम। एनआरईएम का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसमें जो रैपिड आई मूवमेंट है वो नहीं होता है, इसमें रैपिड आई मूवमेंट होता है। इसमें लाइट स्लिप होता है, लाइट स्लिप में थोड़े से आंख के मूवमेंट होंगे, हार्ट रेट भी होगी, ठीक ठाक होगी। डीप में क्या होगा, आंख के मूवमेंट बंद हो जाएंगे, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेन वेव अभी भी प्रेजेंट है। और डीपेस्ट में ब्रेन की वेव बिल्कुल मिनिमम लेवल पे हो जाएगी, ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगा वॉकअप करवाना। बस क्लास खत्म होने वाली, 5 मिनट की बची हुई है। नेक्स्ट देखिएगा सर, नींद के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी बात करते हैं। स्लिप डिसऑर्डर्स, स्लिप डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो पहला और दूसरा 2 डिसऑर्डर होता है, एक होता है डिसोम्निया, डिसोम्निया, और एक होता है पैरासोम्निया, पैरासोम्निया। दोनों में क्या फर्क है देखें। डिसोम्निया का मतलब होता है डिस्टरबेंस इन स्लीप, डिस्टरबेंस इन स्लीप, और पैरासोम्निया का मतलब होता है मूवमेंट इन स्लीप। आप नींद में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी या मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं पैरासोम्निया, एबनॉर्मल एक्टिविटीज इन स्लीप। एक मूवी देखी होगी आपने जॉनी लीवर की, उसमें सारे लोग रात को नींद में उठ उठ के एक एक दूसरे के रूम में चले जाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का पैरासोम्निया है। एनआरईएम 4th स्टेज भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप इसको 4 स्टेज बोलेंगे ना आरईएम को, तो स्टेज 1 आपको बोलना पड़ेगा लाइट स्लीप, डीप स्लीप इसको। तो मैंने आपको 2 में बता दिया, एनआरईएम में 3 आता है, आरईएम में 1 आता है, ऐसे। चलिए, लिखा होगा आपने। डिसोम्निया में बात करते हैं सर, डिसोम्निया में क्या क्या आते हैं देखें। डिसोम्निया में 3 डिसऑर्डर्स आएंगे, हेडिंग लगाओ डिसोम्निया।
डिसोम्निया, नींद में डिस्टरबेंस क्या क्या आ सकता है लेकिन डिसोम्निया में? सबसे पहला आपने पढ़ा होगा इंसोमिया। इंसोमिया में क्या होगा? पेशेंट को नींद नहीं आएगी, इंसोमिया। लेकिन लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना। देखिए बच्चे, नींद दो प्रकार की आती है। एक तो वो लोग होते हैं जिनको नींद इनिशिएट होने में प्रॉब्लम होती है कि रात को लेट तक नींद नहीं आती, बट आने के बाद उनको अच्छी नींद आती है। तो इंसोम्निया में एक तो होता है इनिशिएशन में इश्यू, इनिशिएट नहीं हो पाती, इनिशिएशन में इश्यू आता है। और वो इनिशिएशन वाली प्रॉब्लम आती है बच्चे आपके न्यूरोसिस में। इनिशिएशन नहीं होना किस में देखने को मिलता है? न्यूरोसिस में। जो न्यूरोसिस प्रॉब्लम होती है ना, फोबिया, एंजाइटी, उनको नींद लेट आती है। देखो स्लीप में 4 स्टेज होगी। कौन सी 4 स्टेज? पहली लाइट स्लीप, डीप स्लीप, डीपेस्ट स्लीप और आरईएम। और जो शुरू की 3 स्टेज है वो तीनों किस में आती है? एनआरईएम में। स्टेज 4 ही मानी जाती है वैसे। नेक्स्ट देखें सर, इनिशिएशन की प्रॉब्लम न्यूरोसिस में होती है। और दूसरा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? कि मतलब नींद आ तो गई बट रात को उठ गया और फिर नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं नींद मेंटेन नहीं कर रही है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है साइकोसिस में। जब पूरी दुनिया सोती है तो ये जगते हैं। तो साइकोटिक प्रॉब्लम में मेंटेनेंस नहीं होती और इसमें इनिशिएशन नहीं होती। ट्रीटमेंट सिंपल सा है, नींद की गोली दे दो। दूसरा होता है हाइपरसोमनिया, बहुत ही ज्यादा सोना, हाइपरसोमनिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरसोमनिया? एक्सेस सोना, एक्सेस स्लीपिंग, हाइपरसोमनिया। और तीसरा होता है नार्कोलेप्सी। सुना होगा आपने इसके बारे में, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी को अपन बोलते हैं डे टाइम में एक्सेस सोना। कोई पेशेंट जो दिन में बहुत सोते हैं उनको बोलते हैं नार्कोलेप्सी, एक्सेस स्लीपिंग इन डे टाइम। मतलब ये दिन में सोने की दुकान है, जो आप लोगों में से भी कुछ हो गए दिन भर सोते रहते हैं, फिर ये रात को नहीं सोते। ये राकेश क्या बावड़ा हो गया क्या? सर फैमिली में 8 लोगों को सेडेट करना है तो कितने एमजी चाहिए? क्यों, लड़की के पास मिलने जाना है तो उनके घर वालों को सेडेट करके जाएगा क्या तुम? बदमाश लड़के। आना तू फंक्शन में, मैं तेरे को दूंगा एमजी। कितने एमजी चाहिए? मनीष बोलता है मैं 5.5 घंटे ही सोता हूँ। इतना झूठा इंसान है ये, 15 घंटे सोता है। 5 के आगे एक और लगा ले बेटा। हाइपरसोमनिया की टाइमिंग क्या रहेगी? ये उठेगा ही नहीं। इंसोम्निया न्यूरोटिक एंड साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है बच्चे। न्यूरोसिस वाले में नींद इनिशिएट नहीं होती, साइकोसिस वाले में नींद मेंटेन नहीं होती। बस ये इसी में आता है न्यूरोसिस में कि भाई इन दोनों में किस में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे क्या है? डिसोम्निया। नींद में कहीं ना कहीं क्वांटिटी या क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे नींद में या तो सोएगा नहीं, या एक्सेस अमाउंट में सोएगा, या फिर दिन में एक्सेस अमाउंट में सोएगा। नेक्स्ट और लास्ट लिखें पैरासोमनिया। नींद में कुछ मोमेंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पैरासोमनिया, पैरासोमनियाज में देखें सबसे पहला होता है, आप सबने सुना होगा, जो लोग नींद में चलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सोमनीबुलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा टॉपिक है। सोमनीबुलिज्म का मतलब क्या है सर? नींद में चलना। आपने देखा होगा क्लास नहीं चल रही है, क्या चल रही है बच्चे? ऐसे मत करो। इसको नॉक्टम्बुलिज्म भी बोलते हैं, नॉक्टम्बुलिज्म। लिखें इसमें वॉकिंग या वॉक इन स्लीप,
नींद में चलना सोमनीबुलिज्म या नॉक्टम्बुलिज्म, याद रखना दोनों, नॉक्टम्बुलिज्म और सोमनीबुलिज्म। कुछ लोग नींद में बातें करते हैं, उसको बोलेंगे सोमनीलॉकी। दूसरा देखिएगा, नींद में जो बातें करते हैं उनको बोलते हैं सोमनीलॉकी। टॉक इन स्लीप, इसमें क्या हो जाएगा सर, नींद में बातें करना। कुछ लोग नींद में बातें करते हैं, कुछ लोग नींद में दांत घिसते हैं, आपने देखा होगा, ब्रुक्सिज्म बोलते हैं, रात को नींद में बहुत दांत पीसते हैं वो। ब्रुक्सिज्म का मतलब क्या होता है, टिथ ग्रिंडिंग, टिथ ग्रिंडिंग इन स्लीप, नींद में दांत पीसना। और लास्ट लिखें, नाइट टेरस या नाइट मेरस। नाइट मेरस के बारे में सुना होगा ना, कभी कभी पेशेंट क्या होता है, रात को नींद में एकदम से जग जाता है और एकदम से डर जाता है, नींद में डर के पसीना वसीना होने लग जाता है, एकदम से उठ जाता है और उसके बाद नींद नहीं आती क्योंकि वो नींद में डर जाता है, नाइट मेरस से। लिखें, एपिसोड ऑफ सीवियर फियर इन स्लीप, उसको बोलते हैं नाइट टेरस या नाइट मेरस। इट इज ऑल अबाउट ए केस ऑफ साइकेट्रिक। लिख लीजिए, फिर थोड़ी सी बात करेंगे 2-4 मिनट। ब्रुक्सिज्म, नींद में दांत ग्रिंडिंग करना, नाइट टेरस या नाइट मेरस, सीवियर एपिसोड ऑफ फियर इन स्लीप। कोई भी कारण नहीं है महिमा, अननोन कारण है इनका, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का। देखिए बच्चों, आपने साइकेट्रिक ऑलमोस्ट मैंने आपको हर एक चीज करवाने की कोशिश की और जितना मैंने आपको वादा किया पहली क्लास में, उस वादे पे मैं पूरा उतरा हूं। मैंने कहा था एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा और मैंने अभी सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, चाहे हमने थोड़ा पढ़ा चाहे हमने डिटेल में पढ़ा, लेकिन एक एक बार हम सब चीजों को टच करके आए हैं, छोटा कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करना कि जो हमने पढ़ लिया है, जनरल एडॉप्टेशन सिंड्रोम में आपको पढ़ा चुका हूं, अब सुन ले, यहां तक हमने पढ़ लिया है, साइकेट्रिक हो गई। अभी आप टारगेट में से, पीआर यादव में से और साउंडर्स में से साइकेट्री के सिर्फ क्वेश्चंस, साइकेट्री की थ्योरी आपको इस दुनिया में कहीं भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस करना है। जो चीज आपको नहीं लगे उस चीज को आप अपने नोट्स के उस टॉपिक में लिख लो, जहां पे आपको कोई चीज नहीं मिले वहां पे आप लिख लो। कल की क्लास का टाइमिंग आ जाएगा, अभी सुन लो मेरी बात, अभी सुन लो, कल मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास 2-3 दिन बाद होगी जिसमें अपन न्यूरो शुरू करेंगे। तो यहां तक आपके साइकेट्री की काफी चीजें हो गई है। अब आपका साइकेट्री का टेस्ट होएगा 1-2 दिन बाद, तो उस टेस्ट में आपको सारी बुक्स पढ़ने के बाद टेस्ट देना है और अपना पूरा बेस्ट देना है। अब आप टाइम लेना और एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। जो आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं आप गूगल से कोशिश करना कि सॉर्ट आउट हो जाए, आप अपने फ्रेंड से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, फिर भी ना हो जाए तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बट यहां तक मेरे हिसाब से मैंने आपका साइकेट्री का कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप मेरी इस साइकेट्रिक में हेल्प करें, एग्जाम में अच्छे नंबर लाके। आपका जो टेस्ट होता है उसमें और मेन एग्जाम में
साइकेट्रिक छोटा सब्जेक्ट है और उसको आप कल का ऑफ है, कोई बात नहीं, ऑफ होगा। साइकेट्रिक छोटा सब्जेक्ट है और आप इसको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लास्ट में 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, पूरे फोकस से सुनिएगा, फिर मैं आपसे कुछ बात भी कर लूंगा। फोकस कीजिएगा, फोकस के साथ सुनिएगा। बात सिर्फ प्यास की है, कुछ लोगों से गागर खाली नहीं होते, कुछ लोग सागर खाली कर देते हैं। सुनिएगा, बात सिर्फ प्यास की है, कुछ लोगों से गागर खाली नहीं होता और कुछ लोग सागर खाली कर देते हैं। बात औकात की है, कुछ लोग 2 गज जमीन के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग आसमान खरीद लेते हैं। कुछ लोग 2 गज जमीन के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग आसमान खरीद लेते हैं। जीवन एक है और इसमें सपने हजार। जीवन एक है और इसमें सपने हजार। कुछ लोगों से पूरे जीवन में एक भी सपना पूरा नहीं होता और कुछ साले एक भी नहीं छोड़ते, सारे सपने पूरे करते हैं। कुछ लोग आसमान नहीं छोड़ते, कुछ लोग जमीन नहीं छोड़ते। ध्यान रखिएगा, हर छोटी छोटी बातों का आपके एग्जाम में जितने भी लोग बोलने वाले हैं उन सब की बोलती बंद करवानी है। कसम खा लो, सबकी बोलती बंद करवानी है। मेरे को जितने भी ताने दे रहे हैं ना, कुछ नहीं करता तुम्हारा बेटा, कुछ नहीं करती तुम्हारी बेटी, उनको बताना मैं करती हूं, नर्सिंग ऑफिसर की जॉब और उस एम्स में करती हूं। थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बच्चे, वैसे नंबर दे देता हूं मैं। कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम हो तो करना। काफी बार मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूं इंस्टा पे भी या व्हाट्सएप पे, तो ऐसा ना सोचें सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सर के पास तुम्हें भी पता है कितना टाइम है। बहुत बार मैं मैसेज सीन कर लेता हूं बट रिप्लाई नहीं कर पाता, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा काम रहते हैं। इस क्लास के अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, देख लें। अगर आपको कभी अर्जेंट कुछ हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। बाकी बिना फालतू के मैसेज ना करें। लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर में नेहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ऐसी है, बिहेवियर थेरेपी से सही हो जाए तो हो जाए, बाकी स्पेशल उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि उस दवाई से सही हो जाएगी ये चीजें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सिलेबस के साथ। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको मैं बोल देता हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और आरजे करियर पॉइंट के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और दावा करते हैं कि आप हमारा आभार कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है बस तुम लोग थोड़ा सा अच्छा पढ़ के और थोड़ा सा अच्छा एफर्ट लगा के हमारा नाम रोशन कर दो। तुम्हारे घर वालों के बाद अगर किसी को खुशी होगी तो सबसे ज्यादा हमें ही होगी। कि आप एक बार सिलेक्शन होने के बाद मैसेज जरूर डालना राजेश सर या मुझे, जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं। और एक आप लोग कमेंट्स वगैरह नहीं करते, जो अपना आरजे का एप्लीकेशन है गूगल वगैरह पे या अपने एप्लीकेशन पे भी जहां पे रिव्यू देना है आप वहां पे रिव्यू दें, ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। जो लोगों के साथ धोखा हो रहा है उनको एटलीस्ट पता तो चले कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा। तुम्हारा सहयोग चाहिए हमें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।